दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। वैसे तो क्रिकेट एक खेल है, लेकिन जब खेल है उसमें मान सम्मान, आस्था, संवेदनाएं, देशभक्ति सब जुड़ जाती हैं तो फिर ये खेल नहीं बल्कि धर्म बन जाता है। और धर्म बहुत संवेदनशील मामला होता है। भारत ने पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक लगाते हुए कल रात दुबई में एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया और मैदान फतह कर लिया। फाइनल मुकाबला जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही रहा। सांसें थाम देने वाला, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला, एक एक बॉल पर उत्साह या उदासी लाने वाला। कांटे के इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद कर रख दिया। 14 सितंबर, 21 सितंबर और फिर 28 सितंबर। ये तीनों जीत बिल्कुल वैसी ही रही जैसे 7 मई, 8 और 9 मई की रात वाली बमबारी। और इस तरह एशिया कप की ये जीत भी ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के दोनों हाथों से ट्रॉफी को उठाए हुए कोई तस्वीर देखी? नहीं देखी, ना ही आप देख पाएंगे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो पाकिस्तानी चीफ है वो ट्रॉफी लेकर मैदान से भाग गया। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि क्रिकेट तो उनके पापा ने भी खेला होगा, मगर ये किस्सा आपको सुनाया नहीं होगा। आज तो हर बच्चे के पास अपना क्रिकेट किट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तब एक ही बल्ले से पूरा का पूरा मोहल्ला खेल लेता था, लेकिन हर टीम में एक दो ऐसे नमूने जरूर होते थे जो आउट होने पर रोने लगते, एक्स्ट्रा चांस मांगते, सुर्री बॉल या 2 टप्पे वाली बॉल मांगते थे। और फिर भी अगर आउट हो जाए तो बैट लेकर ही भाग जाते और पूरा का पूरा खेल बिगाड़ कर रख देते। मोहल्ले तक तो ऐसे नमूने फिर भी ठीक हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसे ही नमूने का कारनामा सामने आया है। आप क्रिकेट के 3 ही फॉर्मेट जानते हैं, टेस्ट, वनडे और 2020 क्रिकेट। लेकिन आज 2 नई कैटेगरी आप नोट करें, बच्चों का क्रिकेट और टुच्चों का क्रिकेट। 40 साल पहले कोई बैट बॉल लेकर भागता था तो वो बच्चों का क्रिकेट कहलाता था, उसमें बचपना था। लेकिन कल पाकिस्तान ने दुबई में जो किया वो टुच्चों का क्रिकेट है। चोरों की तरह ट्रॉफी लेकर भाग जाना घोर टुच्चापन ही कहलाएगा। और दुबई में पाकिस्तान के टुच्चेपन की नई इबारत लिखने वाले इस किरदार को भी आप गौर से अच्छी तरह से देखें, क्योंकि क्रिकेट में इतना बेशर्म व्यक्ति आपने पहले नहीं देखा होगा। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, जो एसीसी का अध्यक्ष भी है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का गृह मंत्री भी यही नकवी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के रहमो करम से पीसीबी का अध्यक्ष बना मोहसिन नकवी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अपना रंग दिखा चुका था। भारत के खिलाफ खूब जहर उगलता था, भारत विरोधी बातें करता। और अब यही हरकत इसने क्रिकेट के मैदान में दुबई में रिपीट की है। टीम इंडिया ने मैच जीतने से काफी पहले बता दिया था कि वो आतंकवादियों के हमदर्द इस बेगैरत आदमी मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगी। उस जिहादी माइंडसेट के नकवी से जो इसी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को अपने फौजियों की तरह प्रमोट कर रहा था, जो खुद इस मैच को जंग बता रहा था। नकवी के हाथ से ट्रॉफी ना लेने का फैसला मैच में हाथ ना मिलाने के फैसले की तरह पहले से तय था। पाकिस्तान को भी पता था कि मोहसिन नकवी की भद्द पिटेगी, लेकिन नकवी पॉलिटिक्स खेल रहा था। पाकिस्तानी टीम को मैदान पर आने में इसलिए भी 1 घंटा लगा क्योंकि नकवी ट्रॉफी देने पर अड़ा हुआ था। बड़ी ही बेशर्मी के साथ मोहसिन मैदान में आया, पोडियम पर भी जा चढ़ा, खुद को एसीसी का अध्यक्ष बताकर अपनी ऐंठन दिखाता रहा। लेकिन टीम इंडिया ने भी मैदान पर ही अपना शांति आंदोलन शुरू कर दिया। भारतीय खिलाड़ी मैदान में ही बैठ गए।
कोई रील बना रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई घर के लोगों से लाइव जुड़ा हुआ था। खिलाड़ी आपस में बातें कर रहे थे और इशारा साफ था कि मियां मोहसिन नकवी पोडियम से दफा हो जाओ, तुमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। जिस पाकिस्तान के मंत्री के हाथ हमारे बेकसूर लोगों के खून से रंगे हुए हों, उसके हाथों हमें कुछ भी मंजूर नहीं। कुछ दूरी पर खड़ा मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ताकता रहा। मुगालते में था कि टीम इंडिया को उसी से ट्रॉफी लेनी ही पड़ेगी, लेकिन हमारी टीम ने मन बना लिया था कि किसी भी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। टीम इंडिया के हौसले और जज्बे के आगे आखिरकार मोहसिन नकवी की जिद टूटी और पैरों ने भी उसका जवाब दिया। लेकिन इसके बाद उसने जो किया, जो पाकिस्तान की फितरत में शुरू से है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उससे ऐसी उम्मीद पाकिस्तानियों को भी नहीं होगी। युद्ध के मैदान से भागने का पाकिस्तान का इतिहास है। 1965, 1971, 1999 की बात दुनिया को पता है, लेकिन मोहसिन नकवी जब मैदान छोड़कर भागा तो बेहद गिरी हुई हरकत करके पाकिस्तान का चरित्र भी वो गिरा गया। वो अपने साथ एशिया कप की ट्रॉफी भी उठा ले गया। सीधे साफ शब्दों में कहें तो जो टीम इंडिया की मिल्कियत थी, उसे मैदान से चुराकर यह व्यक्ति भाग गया। मोहसिन नकवी की दलील है कि बतौर एसीसी अध्यक्ष वो ही इस ट्रॉफी को विजेता टीम को दे सकता है, लेकिन उसका दावा कितना खोखला है, अब आप सबूत देखिए। पहली तस्वीर 2022 एशिया कप फाइनल की है, जिसे श्रीलंका ने जीता था। तब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह थे। फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच था। जय शाह नहीं गए और ट्रॉफी दूसरे अधिकारियों ने विजेता टीम को दी। यानी एसीसी का अध्यक्ष ट्रॉफी देगा, ऐसा कोई नियम, कोई बंदिश नहीं है। इसलिए जब भारत का स्टैंड पहले से साफ था, तो फिर मोहसिन बेशर्मी आखिर क्यों दिखाता रहा? मोहसिन नकवी चोरों की तरह ट्रॉफी लेकर भागा, लेकिन टीम इंडिया ने जश्न में कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी। नकवी के 9-2-11 होते ही भारतीय टीम पोडियम पर चढ़ी और उसके बाद उसने विक्ट्री पोज दिया। भारतीय टीम ने काल्पनिक ट्रॉफी ही हवा में लहराई और उसी जोश के साथ जश्न मनाया जैसे हाथ में ट्रॉफी हो। पाकिस्तान को मैच में तो हराया ही, मैच के बाद भी पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आप। जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। देश पूरी खुशियां मना रहा है। युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, जीत बड़ी होती है ना कि इनाम। और जब देश का कप्तान खुद फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा हो तो जीत का हौसला अपने आप जुट जाता है। ये मेरे नहीं, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के शब्द हैं। एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार ने क्या कहा और देश के किस कप्तान की बात कही, उन्हीं से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान के हारने और फिर चोरों की तरह ट्रॉफी लेकर भागने की बाकी स्टोरी भी सुनिए। ये रात 12 बजे से 1 बजे के बीच उस 1 घंटे की बात है जब भारत से हारकर पाकिस्तानियों का रोम रोम जल रहा था। उनके तन मन में भयंकर आग लगी हुई थी। पाकिस्तान की टीम और उसका क्रिकेट बोर्ड उतना ही लुटा पिटा महसूस कर रहा था जितना 10 मई के बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर महसूस कर रहे थे। रात 12 बजे मैच खत्म हुआ। जैसे ही रिंकू सिंह ने विनिंग चौका लगाया, इसके ठीक 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस जीत में सिंदूरी रंग और गाढ़ा कर दिया। पीएम ने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम फिर वही रहा, भारत जीत गया। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। मोदी ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बना दिया। पाकिस्तान को याद दिला दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, बैटलफील्ड में भी, क्रिकेट फील्ड में भी। और इसके बाद टीम इंडिया को भारत से जो ताबड़तोड़ बधाइयां मिलनी शुरू हुई, उस हर बधाई में ऑपरेशन सिंदूर का फीलिंग टच था। युद्ध जीतने जैसी खुशी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई, नया भारत कमाल कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मैदान को कोट अनकोट करके लिखा, मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी।
भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। हो सकता है इस वजह से भी पाकिस्तान की टीम कलेजे पर पत्थर रखकर बैठी रही हो और इसी वजह से उसे मैच सेरेमनी के लिए मैदान पर लौटने में 1 घंटे लगे हों। अब सुनिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को, जो चैंपियन बनकर भी बिना ट्रॉफी लिए भारत लौटेंगे। सूर्य कुमार ने कहा कि ट्रॉफी नहीं, जीत बड़ी है, क्योंकि इसमें देश का कप्तान और हर भारतीय बैटिंग कर रहा था। एशिया कप में शानदार जीत के बाद वतन लौट रहे टीम इंडिया के खिलाड़ी हैदराबाद में जब तिलक वर्मा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके स्वागत के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। तिलक वर्मा ने कल खेले गए फाइनल में टीम को मुश्किल से निकालते हुए जबरदस्त जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने मैच में नाबाद 69 रन की पारी खेली थी और टीम इंडिया को विजय का तिलक लगाया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तिलक वर्मा की ये तस्वीरें हैं। यकीनन अब तो इस खिलाड़ी को देखने के लिए आप देखिए एयरपोर्ट के बाहर प्रशंसकों का हुजूम किस तरह से उमड़ा हुआ था। उन्होंने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जीत का ये जो तिलक उन्होंने हिंदुस्तान के माथे पर लगाया है, हर हिंदुस्तानी को फख्र करने का, गर्व करने का मौका दिया है। यकीनन फैंस काफी देर से, घंटों से उनका इंतजार करते रहे। फैंस का हुजूम उमड़ा हुआ था। तिलक वर्मा ने कल खेले गए फाइनल में टीम को मुश्किलों से निकालते हुए जबरदस्त जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने मैच में नाबाद 69 रन की शानदार, जानदार, कमाल की पारी खेली थी और टीम इंडिया को इस तरह से उन्होंने विजय तिलक लगाया। अब हार्दिक पांड्या की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। हार्दिक पांड्या फाइनल मैच का हिस्सा भले ही ना रहे हों, लेकिन हमने आपसे जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की ट्रोलिंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान को जलाने का हर हथकंडा उनकी ओर से अपनाया गया और हार्दिक पांड्या भी जब बाहर निकले उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी के चेहरे खिले हुए थे। और अब आपको सुना देते हैं जीत के बाद सूर्य कुमार यादव की ओर से क्या बड़ा बयान दिया गया। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ना। नहीं, अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। नहीं देखिए, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा कि इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दें तो अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम। आर्म फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं। बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को आपने सुन लिया है। जोशो खरोश से भरे हुए हमारे खिलाड़ी एक एक करके अब देश भी लौट रहे हैं और उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। एशिया कप शुरू होने से पहले भारत में कई ऐसे लोग थे जो इस पक्ष में नहीं थे कि आतंकी देश के साथ क्रिकेट खेला जाए। ये तबका सड़कों पर जमकर विरोध कर रहा था, एक तरीके से सही भी था। पहले मैच में जब भारत ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया तब भी इन लोगों को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। इसे देशभक्ति का चूरन चटाने जैसा कहा गया। लेकिन कल जब टीम इंडिया ने एशिया कप जीतने के बावजूद एक पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, तब भी इन लोगों को देशभक्ति का ये जज्बा नाटक जैसा लग रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक देश की कई सियासी पार्टियों और उनके बड़े नेताओं के मुंह से टीम इंडिया के लिए अब तक बधाई का एक शब्द भी नहीं फूटा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आप खुद उनके सोशल मीडिया एक्स पर देख सकते हैं। वहां पर एकदम सन्नाटा है, बल्कि एक नेता को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत और पाकिस्तान का मैच फिक्स तो नहीं था। क्रिकेट के मैच के अंदर हमने देखा है, इतिहास बताता है कि मैचेस फिक्स होते हैं। इसका मतलब है ये फिक्सिंग हो सकता है, इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन भी हो सकता है और बहुत मुमकिन है इसीलिए इसकी इजाज़त दी गई। चोट जब कराची को लगती है, चीख जो है वो कांग्रेसी कुनबे की निकलती है, जो है वो हमारे देश के जो है वो शानदार खिलाड़ियों के साथ हैं या जो है वो इन आतंकवादियों के आकाओं के साथ है। अब वो पैसा अगर इनको देना ही होता तो ये कमाते क्यों? खून का पैसा है, ये खून का सौदा किया है, हमारे सिंदूर का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी।
भारत को जीतता हुआ देखना ही नहीं चाहती है। भारत जीतता है और पाकिस्तान हार रहा है तो कांग्रेस को लगता है कि मैं ही हार गया। तो क्रिकेट के बल्ले से अब आतंकवादी मारे जाएंगे। पार्लियामेंट में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्रिकेट खेल के आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रख रहे हैं। युद्ध करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, लेकिन फिर सीज फायर क्यों किया? ये सारी चीज़ें एक सवाल पैदा करती हैं ना कि एक तरफ हम ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेलते हैं। देश की राजनीति भी कई बार विचित्र हो जाती है। यह भी तब है जब भारतीय टीम अपनी जीत को पहलगाम के पीड़ितों और हमारी सेना के नाम कर चुकी है। अपनी मैच फीस भी उनके लिए समर्पित कर चुकी है। और अब पाकिस्तान के गृह मंत्री एसीसीबी और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को भी सुन लें, जिनके नाम पर इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा जमाना थू थू कर रहा है। एक शेर है जो नकवी के ऊपर मुफीद है, गिरना था जो आपको तो 100 मकाम थे, ये क्या किया कि निगाहों से ही गिर गए। नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की एक्स पोस्ट को ही शेयर करते हुए जो लिखा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट जिसे अब तक 31 मिलियन लोग देख चुके हैं। उस पर मोहसिन की ओर से लिखा गया, अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले ही कर चुका है। कोई भी क्रिकेट मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेल में घसीटना केवल हताशा को उजागर करता है, खेल भावना का अपमान करता है। यह मोहसिन लिखता है। अब यहां मेरे लिए खुद को उस फिल्मी डायलॉग को रिपीट करने से रोकना मुश्किल होगा कि कौन लोग हैं और ये आते कहां से हैं। मोहसिन नकवी के ऊपर तो चोरी और उस पर सीनाजोरी का नहीं बल्कि चोरी, उस पर भयानक बेशर्मी का मुकदमा बनता है। यह बेशर्म आदमी कहता है कि पाकिस्तान कई बार युद्ध में भारत को हरा चुका है। ऐसा लगता है जैसे रात को भारत से हार का सदमा यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए ऐसी झूठी मन गढ़ंत ऊल जुलूल बातें लिख रहा है। और रही बात खेल में युद्ध को घसीटने की, तो एक बार फिर वही तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जिसमें नकवी ने अपनी टीम को फौज बताया था। मैदान में AK-47 कौन चला रहा था, तस्वीरें देखिए। बाउंड्री पर खड़े होकर फाइटर जेट कौन गिरा रहा था। और पाकिस्तान को जब भारत ने धूल चटा दी तो मानसिक रूप से बीमार ये व्यक्ति कहानियां गढ़ने में लग गया है। इस खबर के अंत में सूचना भी दे दें कि पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि भारत की ट्रॉफी को ज्यादा दिन दबाए बैठे। चोर तो आखिरकार चोर ही होता है और हम सब जानते हैं कि चोरी का अंजाम अंत में क्या होता है। BCCI सूत्रों के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी जल्द ही ACC के दुबई दफ्तर में लाई जाएगी। पाकिस्तान के टुच्चेपन और बेशर्मी की खबर पर आगे जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक ABP न्यूज पहुंचाता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में खेल की राजनीति के पोस्टमार्टम के बाद अब धर्म की सियासत का भी हम रुख कर लेते हैं। आई लव मोहम्मद पर विवाद का दायरा अंतरराज्यीय हो चुका है। सबसे नई घटना महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जो जिला जिसे कभी अहमदनगर कहा जाता था। आज सुबह सुबह इस नगर को आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरत के जाल में उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते विवाद की आग को ठंडा कर दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौरान भीड़ की ओर से सरतन से जुदा वाली नफरती और हिंसक नारे भी लगाए गए। ऐसे में सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद का प्रयोजन क्या है और इसका प्रायोजक कौन है। इन सवालों की गुत्थी सुलझाएं उससे पहले अहिल्यानगर की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। विवाद की शुरुआत इस तस्वीर से हुई जिसमें सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखा नजर आया, जिसे देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हो गईं और फिर बड़ी तादाद में लोग सड़क पर बैठ गए। जिस सड़क पर ये लोग धरना दे रहे हैं वो पुणे छत्रपति संभाजीनगर हाईवे है। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जाम खत्म करने की अपील की, रंगोली बनाने वाले पर कार्रवाई का वादा किया, लेकिन हाईवे जाम कर बैठे लोग माने नहीं और फिर शुरू हो गया मजहबी और नफरती नारों का दौर।
पुलिस समझाते बुझाते रही लेकिन उसका असर नहीं हुआ तो फिर लाठीचार्ज भी हुआ। पुलिस वालों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे लोगों को डंडे के जोर पर खदेड़ा, मौके से भगा दिया। हाईवे को किसी तरह खाली कराया गया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब आपको तीनों तस्वीरों को एक साथ दिखाते हैं। पहले सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखा नजर आया, फिर लोग हाईवे जाम कर बैठ गए, सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। इस पर पुलिस ने एक्शन लिया और लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर किया गया। अहिल्यानगर की आबोहवा में नफरत का जहर घोलने वालों पर फौरन एक्शन भी हुआ है। रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने तुरंत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बावजूद इसके सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर दिया, पुलिस पर पथराव किया गया। इस पूरे वाकये पर अहिल्यानगर के एसपी ने क्या बयान दिया है, सुनिए। We tried to convince them, we warned them, and but they were not ready to listen. Then they started stone pelting. We used force and we dispersed the mob. Now we have taken more than 30 stone pelters in our custody. Accordingly, FIR has been registered at Tufkhana police station, and we are doing needful action. धर्म कोई भी हो, सबका सम्मान है, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत का अधर्म नहीं होना चाहिए। जिस अहिल्यानगर में रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखने पर बड़ा विवाद टल गया, वहां एक पोस्टर लगाकर कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है, उसे देखना जरूरी है। इस पोस्टर पर लिखा है, मेरा घर जला दो, कोई शिकवा ना होगा, मुझे कत्ल कर दो, कोई बदला ना होगा, मगर शान मोहम्मद पर कोई बात आई तो सिर्फ तलवार उठेगी, कोई समझौता ना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या ये कोई प्रयोग है? क्या इसका कोई प्रायोजक भी है? इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, सुनिए। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। लेकिन विपक्ष को सीएम फडणवीस की बातों पर यकीन नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इस विवाद का ठीकरा सरकार पर ही फोड़ा है। मुसलमान अगर एजिटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए, 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आएँ। यूपी के कानपुर से सुलगी विवाद की चिंगारी को देश के अलग अलग हिस्सों में हवा दी जा रही है। आई लव मोहम्मद वाली पोस्टरबाजी को मुस्लिम धर्मगुरु ही धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन उन्माद या नासमझी ऐसी कि लोग मानने को तैयार नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में भी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर विवाद की नौबत आ गई। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताकर पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने तुरंत पोस्टर को हटवा दिया ताकि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। ऐसे पोस्टर से मोहम्मद साहब के प्रति सम्मान प्रकट करने वालों को बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की बातों को गौर से सुनना चाहिए। मैं तमाम पूरे भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि कहीं भी रोड पर नाम मोहम्मद के लिए न उतरें, होर्डिंग बैनर पोस्टर लेकर के बेअदबी न होने दें और रोड पर उतर करके एजिटेशन न करें। मोहब्बत का पैमाना तो दिलों में होता है, रोड पर नहीं होता है। इस बात को समझिए और नाम मोहम्मद की तौहीन मत होने दीजिए। दीवारों पे होर्डिंग लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, गलियों में लग रहे हैं, वो फट के कट के गिर जाते हैं, नालियों में गिरते हैं। नाम मोहम्मद की तौहीन हो रही है। आप एक तरफ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ नाम मोहम्मद की तौहीन हो रही है, बेअदबी हो रही है। लेकिन चंद नेता ऐसे हैं कि उन्हें विवाद की आग पर वोट की रोटी सेकने की पड़ी हुई है। ताज़ा तरीन बयान मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता
नूरी खान का सामने आया है। सुनिए। कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो वो कोई अपराध नहीं है, वो अपने धर्म और अपने मोहम्मद के प्रति अपनी आस्था है। मैं भी 100 बार डंके की चोट पर कहूँगी कि आई लव मोहम्मद। कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म के, ईश्वर के, पैगंबर के प्रति अपना प्रेम जताता है तो कोई सा कानून या कोई सी धारा है जो उसे गिरफ्तार कर सके। आई लव मोहम्मद पर अभी बीते शुक्रवार को ही बरेली में बड़ा बवाल हुआ था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने पथराव किया, जवाब में पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ। अब बवालियों और फसादियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिए गए। अब उनके करीबी नदीम खान को भी आज गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक लोगों को उकसाने में मौलाना ने के 3 करीबियों ने भी अपनी भड़काऊ भूमिका अदा की। इनके नाम नदीम खान, डॉक्टर नफीस और लियाकत हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने अवैध निर्माण की पहचान कर बाकायदा उन पर क्रॉस के निशान बनाए हैं। साथ ही दुकानदारों को सामान हटा लेने की ताकीद की है ताकि बुलडोजर कार्रवाई में उनकी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। बताया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति पर अवैध तरीके से यह बाजार बना है, जिस पर मौलाना तौकीर के शागिर्द नफीस का कब्जा है। घटना के प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है। उसको आज जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जो व्यक्ति लगातार 20-25 साल से यहाँ पर लोगों को दहशत मिलाने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उसका नज़ारा यहाँ पर पुलिस ने प्रस्तुत किया है। जनहित में अब बिहार की चुनावी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी की रणनीति से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि बिहार में बीजेपी एमपी और राजस्थान मॉडल को दोहरा सकती है। वो चुनावी मॉडल जिसके तहत पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा की जंग में उतार दिया था। बीजेपी ने तमाम सांसदों और बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारकर न सिर्फ विपक्ष को चौंकाया था, बल्कि पार्टी में भी हलचल मचा दी थी। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा के चुनाव में मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और विधान परिषद के सदस्यों को उतारने का प्रयोग इन इलाकों में हो सकता है जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है। इस रणनीति से न सिर्फ जातीय समीकरण साधे जाएंगे, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये प्रयोग सफल भी रहा था। अब आपको बता देते हैं बिहार में बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इनमें राजपूत जाति से आने वाले औरंगाबाद से पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, पाटलिपुत्र से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव, ब्राह्मण जाति से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद अश्विनी चौबे, पार्टी के मुस्लिम चेहरे सैयद शाहनवाज हुसैन, यादव जाति से आने वाले मौजूदा केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद नित्यानंद राय, ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इनके अलावा कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी सीएम और एमएलसी सम्राट चौधरी, रविदास जाति से आने वाले एमएलसी और मंत्री जनक राम, मल्लाह जाति से ताल्लुक रखने वाले मंत्री और एमएलसी हरि सहनी, ब्राह्मण चेहरे स्वास्थ्य मंत्री एमएलसी मंगल पांडे को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल सकता है। इस संभावित रणनीति पर आरजेडी अभी से हमलावर है, तो बीजेपी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही, बल्कि सरप्राइज करना चाहती है। बिहार विधानसभा के इस बार के चुनाव में बीजेपी अपनी हार निश्चित देखकर घबराई हुई है, तो कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चाहे किसी को बीजेपी उतार दे मैदान में, इस बार जनता लड़ाई लड़ रही है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2025 के महासमर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, सुशासन का झंडा लेकर के जनता के सामने कौन जाएगा, इसका निर्णय तो हमारा नेतृत्व करेगा। यकीनन 2025 का चुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए बेहद निर्णायक रहने वाला है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, तो एनडीए में सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का साथ मिल रहा है। पीएम चुनावी साल में बिहार के 7 दौरे अब तक कर चुके हैं,
तो गृह मंत्री शाह भी 8 दिन में 2 दौरे कर 150 से ज्यादा सीटों की रणनीति तैयार कर चुके हैं। अब राजनीति के जानकारों से जानते हैं कि बड़े नेताओं पर दांव लगाना बीजेपी के लिए कितना दमदार साबित हो सकता है। बड़े चेहरे को चुनावी अखाड़े में उतारने से वोटर आकर्षित होते हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दूर होने की संभावना होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान के तर्ज पर बिहार में भी बड़े पहलवानों को अखाड़े में उतार सकती है। वैसे चर्चा तो ये भी है कि अगर बड़े नेताओं को चुनावी समर में उतारा गया तो उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिनकी जान की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी में चिंता की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बीजेपी नेता पिंटू महादेव के खिलाफ कांग्रेस एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। फिलहाल राहुल गांधी देश से बाहर दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिखा है कि ये धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष को Z+ सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। गोली मारने की धमकी देने वाले बीजेपी नेता पिंटू महादेव के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में NSUI के नेता ने FIR दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया है। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई की जाए तो अन्य लोगों के अंदर कानून का डर और सम्मान बना है। पिंटू महादेव बीजेपी के प्रवक्ता हैं और एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। वैसे राहुल गांधी कोलंबिया की यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां वो कई राजनेताओं, बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात करेंगे। और अब बड़ी खबर मौसम की। हो सकता है इस दशहरे पर आप रावण दहन ना देख पाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके शहर का रावण पानी से भीग कर ही समाप्त हो जाए। अक्टूबर शुरू होने वाला है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश गुड बाय करने को तैयार नहीं है। बारिश अब भी उपद्रव मचा रही है और बाढ़ के हालात पैदा कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ठीक ठाक बारिश हो सकती है और हो सकता है इस बार ठंड भी जल्दी आ जाए और ज्यादा पड़े। वैसे ये पहली तस्वीर पिछले साल 12 अक्टूबर 2024 के रावण दहन की है। दूसरी तस्वीरें इस साल देश भर में हुई मूसलाधार बारिश की है। दोनों तस्वीरें देखने में बेमेल हैं, लेकिन एक बात इस साल दशहरे के दिन हो सकती है कि रावण दहन हो रहा हो और इंद्रदेव ऐसा करने से रोक रहे हैं, क्योंकि उस दिन देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ बारिश से पिछले दिनों तबाही की तस्वीरें सबने देखी, लेकिन जाती हुई बारिश फिर त्योहार के मौसम में हाहाकारी रूप ले सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में भीमा नदी में कार बह गई, तो पालघर में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस फंस गई। भिवंडी में मूसलाधार बारिश से सब्जी मार्केट जलमग्न हो गई। सुबह से ही लगातार बरसात हो रही है और जिसके कारण भिवंडी के आसपास की जो नदियां हैं अपने चरण सीमा पर बह रही है, जिसकी वजह से इसका पानी जो है अब भिवंडी के इलाकों में घुसना शुरू हो चुका है। ठाणे के भादसा में 50 से 60 गांव की सड़क बह जाने से संपर्क टूट गया है। जहां बारिश रुक रुक कर हो रही है, वहां भी बादल कभी भी हाहाकारी हो सकते हैं। राजस्थान में मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। यहां तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। हरियाणा में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं से रात का तापमान गिर रहा है। बिहार में आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहा, जबकि दिल्ली में भी बादल मानो दस्तक दे रहे हैं। नवरात्र और दशहरे के दौरान ऐसा कम ही हुआ है कि बारिश रुक रुक कर हो रही हो। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादलों का दैत्याकार रूप अक्टूबर के आखिर में भी मुसीबतों का महीना बन सकता है।
और अब आज का जनहित मंत्र। तू अभी टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा थका हुआ है। उठ चल, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।